आज दोस्तों हम इतिहास में अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, यूनानी आक्रमण। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, वीडियो का आनंद उठाते रहिए। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य ईरान में कुरुश अथवा सायरस तृतीय 558 से 529 ईस्वी पूर्व ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की। बेहिस्तून, पारसी पोलिस तथा नक्श ए रुस्तम अभिलेख दारा प्रथम 522 ईस्वी से 486 ईस्वी पूर्व के शासन काल का है। इनसे भारत पारसिक संबंधों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख उसके बेहिस्तून अभिलेख में हुआ है। हेरोडोटस के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। दारा को इस प्रांत से 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय प्राप्त होती थी। टेशियस अर्थजर्क्सीज का राजवैद्य था। पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में खरोष्ठी नामक नई लिपि का जन्म हुआ, जो ईरानी अरामैइक लिपि से उत्पन्न हुई थी। फारसी स्वर्ण मुद्रा डैरिक तथा रजत मुद्रा शिग्लोई कहलाती थी। ईरानी सिक्के शिग्लोई पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित थे। महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। भद्रशाल उसका सेनापति था। सिकंदर मैसिडोन का क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के बाद 326 ईस्वी पूर्व के वसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारत विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के बाद 325 ईस्वी पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से यूनान को प्रस्थान वापस किया। डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है, जो उस समय पंजाब तथा सिंध के प्रदेशों में विद्यमान थीं। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था, जिसकी राजधानी मशग थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के बाद यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। पुरु या पोरस का राज्य झेलम और चेनाब नदी के बीच बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। सिकंदर ने 2 नगरों निकैया तथा बौकेफला की स्थापना की। व्यास नदी सिकंदर के उत्कर्ष का चरम बिंदु सिद्ध हुई। इसके सैनिकों द्वारा आगे बढ़ने से इनकार करने के बाद उसने स्वदेश लौटने का फैसला किया। 323 ईस्वी पूर्व के लगभग सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश निकैया, बौकेफला, सिकंदरिया स्थापित हो गए। व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत में उलूक शैली के सिक्के ढाले गए।
अब दोस्तों हम यूनानी आक्रमण से संबंधित प्रश्नकोश देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? उत्तर है नंद वंश का। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। भद्रशाल उसका सेनापति था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? उत्तर है धनानंद। नंद वंश का शासक धनानंद। प्रश्न संख्या 3, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, लगभग 2 वर्ष के अभियान के बाद सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया। कारण आर, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। उत्तर है ए सही है, आर गलत है। हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के बाद 326 ईस्वी पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के बाद 325 ईस्वी पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से वापस यूनान को प्रस्थान किया, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। प्रश्न संख्या 4, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? उत्तर है मशग। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था, जिसकी राजधानी मशग थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के बाद यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। उत्तर है 1, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये ठीक है। दूसरा है उसकी फौज बेहतर थी, ये भी ठीक है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, ये भी ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिकंदर की भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों में से प्रथम 3 सत्य थे। डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है। तात्पर्य यह है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना निःसंदेह श्रेष्ठ थी। आम्भी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया, तथापि भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था। प्रश्न संख्या 6, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। उत्तर रहेगा पोरस या सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरस या पुरु को पराजित किया, परंतु पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? उत्तर है डाइमेकस। डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक दूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था। निर्याकस
आनेसिक्रिटस, अरिस्टोब्यूलस, ये सभी सिकंदर के साथ भारत आए थे।